तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो नहीं कर पाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। मतलब कि वो जो डेटा है वो इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि सैंपल साइज छोटा हो सकता है या कोई जो दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, तो उनको हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं। क्योंकि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोलते हैं। अब इसीलिए हम इनको नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, ये लिखा हुआ है ना। और डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे सिंगल पॉपुलेशन इन्फ्रेंसेस कंपेयर टू पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट सैंपल, यानी इंडिपेंडेंट सैंपल जो दो डिफरेंट पॉपुलेशन से हैं। सिंगल पॉपुलेशन इन्फ्रेंसेस यानी एक सैंपल को हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे हमने पैरामीट्रिक टेस्ट में भी किया था, कल भी हम बात कर रहे थे डिपेंडेंट रिपीटेड मेजर्स वगैरह। कमिंग टू पॉपुलेशन पेयर्ड डिफरेंस एक्सपेरिमेंट, यानी दो अलग अलग पॉपुलेशन से सैंपल आए हैं यहाँ पे, तो उनको हम लोग उनके लिए हम टेस्ट करते हैं। कंपेयरिंग 3 और मोर पॉपुलेशन कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, यानी 2 से ज्यादा यानी 3 या 3 से ज्यादा का भी हम लोग क्या कहते हैं यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम एनोवा या उसमें क्या कहते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम कर रहे थे, तो सेम चीजें यहाँ पे भी की जा सकती हैं, एंड दे आर द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक, कंपेयरिंग 3 और मोर पॉपुलेशन रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, ये बताई मैंने। रैंक कोरिलेशन हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे हमने पियर्सन रैंक मॉडल वहां पे निकाला था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि भाई कौन कौन से टेस्ट हैं। नीड फॉर इन्फ्रेंशियल टेक्निक दैट रिक्वायर fewer or less stringent assumptions that methods of earlier जो हमने डिस्कस किया अर्लियर यूनिट में, कि भाई अगर पैरामीट्रिक करना है तो क्या है, आपका सैंपल रैंडम होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व उसको फॉलो करता हुआ हो डेटा हमारा सैंपल, तभी हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं होता है, यू आर फ्री टू यूज एंड लाइक इवन इफ योर सैंपल एंड पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली distributed. Introduce non-parametric tests that are based on rank. ठीक है, and introduce non-parametric tests that are based on ranks. किस पे बेस्ड होते हैं? रैंक्स पे बेस्ड होते हैं। तो अब जैसे हमने आपसे बात की थी मेजरमेंट्स की, तो बहुत सारे जैसे कैटेगोरिकल मेजरमेंट्स जो है या जो रैंक वाले मेजरमेंट्स हैं, उनमें तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज नहीं कर सकते, हमें कंटिन्यूअस या इंटरवल वाला डेटा चाहिए। यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या होता है। तो अब उससे पहले समझ लेते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट ब्रीफली देख लेते हैं, दो हम ऑलरेडी सारी बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या है पैरामीट्रिक? इन्वॉल्व पॉपुलेशन पैरामीटर्स। कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स मतलब कि पॉपुलेशन की पैरामीटर्स हमें चाहिए होते हैं कि जब हमारा स्कोर आता है कोई, तो हम टी की जो टेबल होती है या जेड टेबल है या एफ टेबल है जो हमारे पास होती है, वो क्या है? पॉपुलेशन का डेटा है, निकाला गया है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं। तो वी नीड दैट थिंग, यानी टी टेबल यानी पॉपुलेशन मेजर्स हमें चाहिए होते हैं। उससे हम देखते हैं कि उससे ज्यादा है कि कम है, देन हम कहते हैं सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है और रिजेक्टेड है। रिक्वायर इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल, जो मैंने बताया कि यहाँ पे ऑर्डिनल और रैंक वाला नहीं चलेगा, इंटरवल स्केल या फिर रेशियो स्केल आपको यूज करना पड़ेगा अगर पैरामीट्रिक टेस्ट आप यूज कर रहे हैं। फिर आपका आता है हैव स्ट्रिंजेंट असम्पशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बताया मैंने आपको। इसके एग्जांपल क्या है? जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये आपके पैरामीट्रिक टेस्ट में आ जाते हैं। अब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में देखते हैं क्या है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, डू नॉट इन्वॉल्व पॉपुलेशन पैरामीटर, को पॉपुलेशन पैरामीटर की जरूरत नहीं है।
डेटा मेजर्ड ऑन एनी स्केल, चाहे वो रेशियो, इंटरवल, ऑर्डिनल जो भी है सब चलेगा, सिर्फ रेशियो इंटरवल नहीं चलेगा जैसा कि पैरामेट्रिक में होता है। एग्जाम्पल विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, ये अभी हम बात करेंगे, हमारे सिलेबस में है शायद ये। तो इस तरह के टेस्ट उसके अंदर आते हैं। नॉन नॉर्मल यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कौन से हैं भाई? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये है ना। तो डेटा हमारा चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्क्यूड हो, पीक्ड हो, हम सारी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। तो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टी स्टैटिस्टिक इनवैलिड। तो इस डेटा पे टी स्टैटिस्टिक जेड स्कोर जो हम निकालते हैं वो सारी इनवैलिड हो जाती, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एजम्पशन ही यही है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक, अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट की हम अगर बात करें, यानी नॉन डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, जिनको नॉन पैरामीट्रिक, ये हमेशा याद रखना, ये एक ही चीज होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट आर स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट डू नॉट रिलाई ऑन अंडरलाइंग assumption about the probability of distribution of the sampled population, यानी कि क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं है, क्या चीजें हैं नहीं है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मींस डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करे तब भी चलेगा। द ब्रांच ऑफ द इन्फ्लुएंशियल स्टडीज डिवोटेड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक, यानी ऐसे टेस्ट जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स पे लगते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटा पे लगाए जाते हैं, सैंपल्स पे यूज होते हैं, उनको हम नॉन पैरामीट्रिक, उनका कोई पैरामीटर नहीं है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट उनको हम बोलते हैं। Non-parametric statistics based on the rank of the measures are called rank statistics. अब non-parametric statistics जो रैंक मेजरमेंट्स की, यानी ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड है, फोर्थ है, जो रैंक्स आते हैं, अगर उन रैंक्स पे यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रैंक स्टैटिस्टिक्स, मेथमेटिकल रैंक स्टैटिस्टिक और रैंक टेस्ट, जहाँ पे सिर्फ आप रैंक यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम रैंक स्टैटिस्टिक या टेस्ट बोलते हैं। Now we are coming to advantages of non-parametric test के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, दोनों चीजें हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस यानी फायदे क्या हैं, वो हम चेक करते हैं। यूज विद स्केल्स, स्केल्स के साथ यूज होता है। इजियर टू कंप्यूट करने में इजी होता है, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस उस तरह चीजें नहीं होती हैं। एंड कंप्यूटर का जब यूज नहीं था तब इसको डेवलप किया गया, क्योंकि उस टाइम पे हम इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो इजीली कर लेते थे, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी उसमें दिक्कत होती थी। मेक फीवर एजम्पशन, ज्यादा एजम्पशंस फॉलो नहीं करता कि ये होना चाहिए, वो नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व या इस तरह का डेटा, ऑल दोस थिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। नीड नॉट इन्वॉल्व पॉपुलेशन पैरामीटर, कोई पॉपुलेशन पैरामीटर की जरूरत नहीं होते। रिजल्ट में बी एग्जैक्ट एज पैरामीट्रिक प्रोसीजर, तो रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, चांसेस है कि जैसे पैरामीट्रिक में आते हैं वैसे ही रिजल्ट आएंगे, तो हमारी मेहनत बचती है, टाइम बचता है और वाइडली हम इसको यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? may waste information if data permit using parametric procedure, एग्जाम्पल कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम रेशियो टू ऑर्डिनल स्केल। अगर आप कर सकते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट या अपने डेटा को कन्वर्ट करके पैरामेट्रिक टेस्ट यूज किया जा सकता है तो आप कर लें, नहीं तो आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट माने जाते हैं। डिफिकल्ट टू कंप्यूट बाय हैंड और लार्ज सैंपल, है ना। अगर बड़ा डेटा है हमारे पास बहुत, तो इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, मीन निकालना है, सारी चीजें निकालना है, तो उतना वो नहीं होता है, छोटे डेटा पे हो जाता है। टेबल नॉट वाइडली अवेलेबल, टेबल्स नहीं अवेलेबल हैं इसके लिए, जैसे वहां पे आप टेबल्स की बात करते हैं कि टी टेस्ट और सारी चीजें हम लोग करते हैं, तो वो वहां पे इसमें वो वाइडली अवेलेबल नहीं होती है। अब इसके अंदर टेस्ट कौन कौन से आते हैं? साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, क्रुस्कल-वैलिस एच टेस्ट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। आई थिंक यही आपके सिलेबस में भी होंगे। तो साइज 10 है ना, नेमर, अच्छा एमसी नेमर टेस्ट, एंड देन मैन विटनी यू टेस्ट, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, क्रुस्कल-वैलिस टेस्ट एंड फ्राइडमैन टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। तो ठीक है, ये सारे टेस्ट हम करेंगे। साइन टेस्ट जो हमारे में
ऑलरेडी है, तो हम साइन टेस्ट पहले शुरू करते हैं। तो अब साइन टेस्ट, अब ये देखो ये सारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए ही है, पैरामीट्रिक भी नॉन पैरामीट्रिक दोनों है। डिपेंडिंग ऑन योर सैंपल एंड योर डिस्ट्रीब्यूशन यू डिसाइड व्हिच काइंड ऑफ टेस्ट यू आर गोइंग टू यूज। तो अब सिंगल पॉपुलेशन इन्फ्रेंसेस, अब जैसे मैंने आपको बोला था क्या हो सकता है, एक सैंपल है या S1 S2 दो सैंपल हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं और दोनों एक ही पॉपुलेशन से हैं, है ना, या कई सारे सैंपल्स हैं। तो जो हमने पैरामेट्रिक टेस्ट में बात किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सिंगल पॉपुलेशन इन्फ्रेंसेस, यानी एक ही है। तो साइन टेस्ट क्या कहते हैं, तो अब यहाँ पे भी आई थिंक आपका दिया हुआ था लिखा हुआ एजम्पशन वन सैंपल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें साइन टेस्ट, मैकनेमर टेस्ट, ये दो टेस्ट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम करते हैं साइन टेस्ट। तो टेस्ट आर पॉपुलेशन टेस्ट वन पॉपुलेशन मीडियन corresponding to the t-test for one mean. Assumption population is continuous, है ना, assumes population is continuous। अब continuous का मतलब मैंने समझाऊंगा, ऑलरेडी आपको पता है। स्मॉल सैंपल टेस्ट स्ट्रेटजी, यानी छोटा सैंपल होता है ये। नंबर ऑफ सैंपल वैल्यू अबव और मीडियन। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिटरमाइंस, क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रही है वो हम डिटरमाइन करते हैं। कैन यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, यानी कि मोर देन और इक्वल टू 30। और ये जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, बोला था ना मैंने पिछली बार कि कम मिनिमम 30 या उससे ऊपर का सैंपल है तो उसको हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर लेते हैं। तो ये इक्वल टू उनके है, रिजल्ट आपको कुछ उस तरह के देगा। कैन यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमें रिजल्ट देता है वैसे रिजल्ट ये दे सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं साइन टेस्ट यूजेस पी वैल्यू। अब पी वैल्यू क्या है हमें ये जानना है। तो पी वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था। तो अब यहाँ पे देखिए बाइनॉमियल ये है, साइन टेस्ट यूज पी वैल्यू टू मेक डिसीजन। हम क्या लेता है, वो पी वैल्यू लेता है। अब पी वैल्यू क्या है आपका, ये आपने 0.25। पी वैल्यू इज द probability of getting an observation at least as extreme as we got if 7 of 8 observation favor HA, यानी alternative hypothesis, then p value equal to px or greater than or equal to 7 is equal to 0.031 plus 0.004 equal to 0.035, यानी दोनों को हमने प्लस कर दिया। if alpha value आपने सेट की 0.05 then reject as 0 since p value is less than or equal to alpha। तो अब क्या है, p वैल्यू का यूज हम करते हैं। तो ये आपके पास सैंपल है 1 2 3, ये आपके पास टोटल 8 है, 7 of 8 ऑब्जर्वेशंस जो है आपके। अब ये 8 जो ऑब्जर्वेशन है आपको आपकी हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फेवर H अल्टरनेट, देन P वैल्यू इक्वल टू P। अब P वैल्यू आपका क्या है, आपने 0.05 पे आपने देखा, तो P वैल्यू जो आपके 0.031 प्लस 0.034, अब ये 31 एंड 0.04 ये 35 आपका यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक साइड का है ये, है ना। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर हम देखें ये वाली चीजें हैं, ये टोटल हमने प्लस कर लिया क्योंकि ये एक्सट्रीम स्कोर्स हैं, है ना। तो अगर वन टेल टेस्ट है एक साइड में देख रहे हैं, तो अगर इसको हम इनको दोनों को प्लस कर ले 0.035 आ जाएगा। तो 0.05 इंटरवल में अगर हम देखेंगे और हमारा स्कोर जो है वो 0.035 आ रहा है, तो अगर ये p वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू अल्फा है, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये p वैल्यू को यूज करके क्या कहते हैं, आपका जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। तो अब साइन टेस्ट की अगर हम इसी में बात करें, तो एक तो वन टेल टेस्ट, अब आपको पता हो गया कि एक साइड में रिजल्ट आ सकता है,
अगर दोनों साइड में हो, दोनों टेल हम ले रहे हैं तो उसको हम टू टेल टेस्ट बोलते हैं। ये आपको मैंने पहले भी जब पैरामीट्रिक टेस्ट हमने किया था वहां पे हमने बात की थी। तो अब हमारी जो नल हाइपोथेसिस है जिसको हम H0 बोलते हैं, वो क्या कहती है? पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं तो ईटा इक्वल टू ईटा 0, है ना, कि आपका मतलब दोनों ही चीजों में मीडियन जो है पॉपुलेशन और सैंपल दोनों का इक्वल होगा, भाई डिफरेंस नहीं होगा, कहने का मतलब तो यही है। अब अगर हम ये ले लें अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि ये 0 नहीं होगा, ये ग्रेटर टू ईटा होगा, यानी कि जो पॉपुलेशन में है उससे ज्यादा होगा, ठीक है। अब और नल हाइपोथेसिस सेज कि भाई ये आपका जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी क्योंकि दोनों चीजें बराबर नहीं है। अगर इक्वल टू है तो कोई डिफरेंस नहीं है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो टेस्ट से कि एस क्या है? नंबर ऑफ सैंपल मेजरमेंट ग्रेटर देन N0 एंड एस और एस नंबर ऑफ मेजरमेंट लेस देन N0, ठीक है। तो ये आपका मीडियन ईटा ईटा है ये। तो ईटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, ईटा मीडियन क्या होता है? मीडियन सपोज ये एक वैल्यू है तो इससे ऊपर कितने हैं, इससे नीचे 50% इससे नीचे ऊपर, ये हम निकालते हैं सेंटर वैल्यू क्या है। तो हमने ये भी बात की थी कि जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट में इसका यूज मीडियन और मोड का यूजली नहीं होता है। तो अब हमने मीडियन जब हमने निकाला तो मीडियन सेंटर वाली वैल्यू होती है, सेंटर टेंडेंसी में हमने पढ़ा था। तो वही चीज आपका ये बता रहा है कि ईटा इज मतलब दैट इज अगेन सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन होता है, तो ईटा इज योर मीडियन। किससे ऊपर कितने? तो नंबर ऑफ सैंपल मेजरमेंट ग्रेटर देन है। तो अब ये ईटा, मैं बार बार एन बोलता हूँ, ईटा यहाँ पे है। तो अब ये ईटा आपको एस क्या है? एस ये बताता है कि इससे ऊपर कितने लोग हैं और इससे नीचे कितने लोग हैं, है ना। तो ये हमारा क्या कहते हैं, साइन टेस्ट फॉर ए पॉपुलेशन मीडियन, साइन टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीडियन ऑब्जर्व सिग्निफिकेंस लेवल। तो p वैल्यू इज इक्वल टू p x is greater than or equal to s, where x has binomial distribution with parameter n and p is equal to 0.5. use table to appendix b, यानी आपके जो आपको ये अलग अलग टेबल हो सकती हैं अलग अलग जगह पे, तो टेबल्स में आप वो वैल्यू p वैल्यू आप वहां से देख सकते हैं, जैसे टी टेस्ट के लिए हम लोग देखते थे। And rejected reason क्या होगा? Reject null hypothesis if p value is greater than or equal to 0.05। हमने p वैल्यू कितनी ले ली? 0.05 ले ली। तो अगर इससे 0.5 ले ली तो हम रिजेक्ट कब कर देंगे? जब हमारी p वैल्यू हमने निकाली, p वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0.05, then we will reject the null hypothesis and accept the alternate hypothesis. Then two tail test में अगर हम देखें, ये तो one tail test हो गया। two tail test में क्या है? two tail test में जैसे मैंने बोला कि दोनों साइड में हो सकता है, दोनों चीजें को हम कंसीडर करते हैं ना, जैसे हमने पिछली बार बात की थी जब two tail test के बारे में हम बात कर रहे थे। तो two tail test alternate hypothesis is to median यानी eta is equal to eta 0 population and eta like H alternative hypothesis means is equal to n की अगर हम eta की बात करें तो is not equal to 0, यानी कि डिफरेंस इसमें डिफरेंस नहीं है हम कह रहे हैं। कोई भी नल हाइपोथेसिस में हम यही बोलते हैं। एंड यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी हमारी, और क्या कहते हैं नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देंगे। तो लार्जर ऑफ S1 and S2 where S1 is the number of the sample measurement
and less than eta 0 and S2 is the number of measurement greater than eta 0. अगेन मीडियन की जो बात होती है, सेंटर से ऊपर कितने हैं, सेंटर से मीडियन अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा. मीडियन क्या होता है, मीन, मीडियन मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, all I have explained in earlier classes. Sign test for population median fair observed significance level p value 2p, ये p value हमने निकाली, and where x has binomial distribution with parameter n and p is equal to 0.5, जो पहले हमने बात किया था. अब टेबल से हम लोग चेक कर लेते हैं. रिजेक्शन क्या, रिजेक्ट हम करेंगे कब करेंगे, if null hypothesis यानी कि h0 is if p value is, अगेन मैंने जैसे लास्ट में बताया था, इज इक्वल टू और लेस देन 0.05, देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. मींस कि आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है. कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर वैलिड एप्लीकेशन ऑफ साइन टेस्ट, द सैंपल सेलेक्टेड randomly continuous probability distribution, no assumption needed to be made about the shape of the probability distribution. तो सैंपल अगर रैंडमली सिलेक्टेड है होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, नोट आप नीचे देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है. और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कंटिन्यूअसली डेटा जो है वो कंटिन्यूअस डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. कंटिन्यूअस क्या होता है, अगेन फर्स्ट क्लास में ही बताया था मैंने, तो वो अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप जाके एक बार चेक करें. तो लार्ज सैंपल साइन टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीडियन, अगर बड़ा है हमारे पास क्या कहते हैं सैंपल, तो कैसे हम करेंगे वो देख लेते हैं. ये सिमिलर वही लिखा हुआ है, वन टेल्ड. अब इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से आपको वीडियो देखना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा. अब मैं फिर से मैं खुद लिख रहा हूँ, S0 मतलब नल हाइपोथेसिस कब होगा, जब ये इसका मीडियन और इसके मीडियन, इसका मीडियन और इसके मीडियन का रेशियो N0 हमारा आता है, तो हम इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस. अगर ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस और इसका जो पॉपुलेशन मीडियन है ना, ये आपका इज ग्रेटर देन N0 है ना. एन मैं बार बार एन बोलता हूँ, ईटा बोलते हैं इसको. तो एक मिनट. सो कहने का मतलब है, जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट करेंगे, जब ये ईटा 0 जिसको हम बोल रहे हैं, कहने का मतलब है जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस और इस ईटा का रेशियो इज ग्रेटर देन दिस, यानी इससे ज्यादा होगा, तभी तो डिफरेंस होगा, है ना. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वन टेल टेस्ट में हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये बनती है. ठीक है. तो अब कैलकुलेट करने का तरीका ये है, S इंटू 0.5 आपका ये हो गया वैल्यू, P वैल्यू 0.5 इंटू N, 0.5 अंडरस्कोर है. तो नंबर क्या है, नंबर ऑफ सैंपल मेजरमेंट ग्रेटर देन N0, यानी कि जो हमारा ईटा 0 है यानी मीडियन है, इससे ऊपर कितने लोग हैं, इससे नीचे कितने लोग हैं. मीडियन का मतलब ही यही होता है, तो वही लिखा है, एस नंबर ऑफ मेजरमेंट लेस देन मीडियन एंड माइनस 0.5 इज द करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी. ये इतना करेक्शन कंटिन्यूटी में हम, मतलब ये हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ये करेक्शन का रिक्वायरमेंट हो सकता है, ये स्टैटिस्टिकल बेस पे हम लोग करते हैं. देन आपका लार्ज सैंपल साइन टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीडियन ईटा. तो अब द नल हाइपोथेसिस मीन NP इक्वल टू 0.5 इंटू, ये करेक्शंस जो हम लेके चल रहे हैं वो है, इतना हम करेक्शन लेके इसमें चल रहे हैं. तो ये लार्ज एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, यहाँ से हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे. रिजेक्शन एरिया क्या होगा, Z इज ग्रेटर देन Z अल्फा, एंड वेयर
टेबुलेटेड z वैल्यू कैन बी फाउंड इन टेबल। अब टेबल में z वैल्यू आप देख लेंगे साइन टेस्ट की के लिए। अगर z वैल्यू इज ग्रेटर देन z अल्फा, देन हमारा क्या कहते हैं, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट इस बेस पे करेंगे, जैसे हम बाकी में करते आए हैं। तो उसी तरीके से टू टेल टेस्ट में क्या होगा कि अब ये देखो नल हाइपोथेसिस चेंज हो जाएगी, ये तो वैसे ही रहेगी कि इसका जो रेशियो है ईटा 0, और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। वहां पे क्या था कि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन ईटा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें सिर्फ हम इतना बोल रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू। ये जो साइन बना हुआ है ये टू टेल्ड है, मतलब ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये हमारा टू टेल टेस्ट का क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस तरीके से हमारी बनेगी। देन S1 S2 ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जो डेटा है, सपोज 10 का डेटा है तो 5 या 11 का है तो एक यहाँ पे 5 ऊपर 5 नीचे, तो इससे नीचे मीडियन से नीचे कितने हैं, मीडियन से ऊपर कितने, तो सेंटर वाला जो होता है उसको मीडियन बोलते हैं, ऑलरेडी हमने सेंट्रल टेंडेंसी में डिस्कस किया हुआ है। देन अब हम आते हैं लार्ज सैंपल साइन टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीडियन ईटा। ये फॉर्मूला नल हाइपोथेसिस मीन वैल्यू ऑफ NP इक्वल टू 0.9 n करेक्शन प्लस n। तो अब एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ से निकाल दिया कि कितना हमारा डिविएट कर सकता है जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा। एंड रिजेक्शन रीजन z इज ग्रेटर देन z अल्फा डिवाइडेड बाय 2। रीजन 2 क्यों, क्योंकि बोथ साइड में आपका हमारा डेटा हो सकता है। इट इज नॉट वन टेल टेस्ट, इट्स ए टू टेल टेस्ट, सो इस वजह से इस तरीके से हम निकालते हैं। अगेन z वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, अगर वो ज्यादा है तो हमारा क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एग्जांपल हम इसमें एक लेके देखते हैं साइन टेस्ट का कि इफ यू आर एनालिसिस and Chef Boy RD, you have asked 7 people to rate a new ravioli on 5-point Likert scale। Likert scale आपको वो आता होगा। Likert scale वही होते हैं जो हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं कि स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, तो एक डिफरेंट पॉइंट्स दे देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे द रेटिंग आर 2, 5, 3, 4, 1, 4, 5। ठीक है, ये रेटिंग्स हैं आपकी, 7 लोगों की रेटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं। 5.1 इक्वल टू बहुत खराब, 5 इक्वल टू एक्सीलेंट। तो एट द पॉइंट 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस is 3 evidences that median rating is less than 3। तो अब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया कि रेशियो क्या होगा कि हमारा, अब देखो इसमें कितने 7 लोग हैं। अब 7 लोगों में क्या हो गया, अगर आप देखेंगे मीडियन में तो मिडिल वैल्यू से ऊपर 3 लोग होंगे, 3 लोग नीचे होंगे, यही तो होगा भाई। 7 हैं तो ये जैसे आप सेंटर में कर दें 4, ये एक लाइन से आपको लगाने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 4, 5 जो भी है सारा एक लाइन से। तो सेंटर से ऊपर, मीडियन से ऊपर, मीडियन से नीचे 3 पीपल विल बी देयर। तो कहने का मतलब है कोई डिफरेंस नहीं है, 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं, कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आया। तो हमारी नल हाइपोथेसिस, तो यहाँ से ज्यादा समझ में आपको आएगा कि H अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और ईटा का जो रेशियो है वो 3 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ये हमें मान के चल रहे हैं। एंड देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस और ईटा का जो ये है, ये ईटा इज लेस देन 3, ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। सिग्निफिकेंट वैल्यू अल्फा हमने कितना ले लिया, कितने लेवल पे देखना है, 0.05 पे। ठीक है, अब पी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पी वैल्यू, अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारी क्या है, S इक्वल टू 2 एंड देन रेटिंग 1 and 2 आर लेस देन N3। ठीक, अब ईटा 3 सॉरी, पी वैल्यू हमने कैसे 1
अब p वैल्यू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 माइनस p x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये ऊपर का और इधर नीचे का, यानी 2 से ऊपर और 2 से नीचे की बात हम कर रहे हैं। तो बाइनॉर्मल टेबल n इक्वल टू 7 p इक्वल टू 0.05 डिसीजन डू नॉट रिजेक्ट एट अल्फा पॉइंट 0.5 कंक्लूजन देयर इज नो एविडेंस मीडियन इज लेस देन 3। तो मीडियन जो है 3 से लेस नहीं है, तो क्या होगा कि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या कह रही थी कि लेस देन 3 होना चाहिए। तो लेस देन 3 नहीं है, तो हम नहीं इंडिकेट कर रहा है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, सॉरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन इज लेस। अब इसमें हमें देखना कि मीडियन जो हमारा था वो 3 से लेस है या नहीं, यानी 7 लोगों ने रेटिंग किया तो एवरेज जो है वो 3 था, तो 3 से नीचे है या ऊपर है ये हमें जानना था। तो हमारा रिजल्ट कंक्लूजन में क्या आया कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ मीडियन इज लेस देन 3, की लेस देन 3 से नहीं है हमारा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कोई भी क्या कहते हैं एविडेंस नहीं हमें मिला कि ये सिग्निफिकेंट है।